हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 46 में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हमारी तैयारी चल रही है और हम लोग पहुंच चुके हैं डे 46 में। और उम्मीद कर रहा हूं आप लोग सारे वीडियोस देख रहे हैं और क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं साथ ही साथ। ठीक है, क्वेश्चंस अपने हिसाब से देख देख लीजिए। कोई भी आप सोर्स ले लीजिए, घटना चक्र से लगा लीजिए या कोई आप ऐप ले लीजिए, टेक्स्ट बुक ऐप वगैरह है। कोई मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मतलब ठीक है, बढ़िया ऐप है, यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ये सब उन सब जगह से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं और हमारा बस देखते रहिए क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स तो नहीं, अब तो लंबा हो गया थोड़ा, तो हम लोग थोड़ा एक एक घंटे का लेक्चर अभी अभी से करेंगे। ठीक है, तो डे 46 को प्रारंभ किया जाए। लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हम लोगों ने बात करी थी प्लैनेट्स की। हम लोगों ने बात करी थी प्लैनेट्स की और अब बेसिक आइडिया ले लिया था सारे प्लैनेट्स का। अब हम लोग एक एक करके सारे प्लैनेट्स को स्टडी करेंगे कि उनमें क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, मरकुरी है। ये आपका जो प्लैनेट आपको दिख रहा है यहाँ पे साइड में, ये ही है मरक्यूरी। ठीक है, मरक्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, और सन से सबसे पास में, सन के सबसे ज्यादा पास में है। और सन के आसपास जो ये घूमता है, ये जो जो घूमता है, ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्लैनेट है घूमने वाला। ठीक है, कम 88 डेज में एक चक्कर लगा लेता है। 88 डेज में सन का एक चक्कर लगा लेता है। और ये तो स्पीड लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो जाने दीजिए। अच्छा, इसका जो ऑर्बिट है ये लीस्ट सर्कुलर है, सर्कल से सबसे कोसों दूर है। सबसे ज्यादा इलेप्टिकल जो आपका ऑर्बिट होगा वो किसका होगा? मर्क्यूरी का होगा। हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिटल, मतलब ये एक टाइम पे तो सन के काफी क्लोज पहुंच जाता है, करीबन 29 मिलियन माइल्स। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि सन के काफी दूर पहुंच जाता है, लगभग लगभग 43 मिलियन माइल्स फ्रॉम द सन। तो इसलिए ये बात करी हम लोगों ने मरकुरी की। और कुछ बात जानते हैं इसके बारे में। भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गोल्डी लॉक जोन की बात करी थी ना। गोल्डी लॉक जोन क्या होता था? वो जोन जहां पे आपका लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन हमने देखा मरक्यूरी और आपका वीनस, ये दोनों जो आपके प्लैनेट्स हैं वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो गोल्डी लॉक जोन के बाहर आ रहे थे ये दोनों प्लैनेट्स। क्यों आ रहे थे? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मरक्यूरी और वीनस दोनों में ही आपका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन दीज टू प्लैनेट्स। इन दोनों प्लैनेट्स में आपका कोई एटमॉस्फेयर का नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइफ भी तो पॉसिबल नहीं होगा। एटमॉस्फेयर नहीं तो लाइफ नहीं। तो मर्क्यूरी और वीनस में आपका लाइफ देखने को आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, मर्क्यूरी की बात करें तो ये आपका प्लैनेट जो है अपने धुरी पे घूमता है, और धुरी पे पूरा एक चक्कर लगाने को हम लोग बोलते हैं रोटेशन। तो रोटेशन करने में कितना समय लेता है मर्क्यूरी? तो अर्थ के 90 डेज के बराबर लेता है। मतलब अर्थ के 90 डेज, अर्थ में मतलब 90 डेज इंटू 24 घंटे, इतने टोटल घंटे लेता है वो एक रोटेशन लगाने में। यानी कि अर्थ, उनका जो एक डे है, मर्क्यूरी का एक डे अर्थ के 90 डेज के बराबर है। ये हो गई बात मर्क्यूरी की। अच्छा, और कुछ बात बताते हैं। देखिए, मर्क्यूरी के सरफेस में आपको कई सारे क्रेटर्स देखने को मिलेगा, बहुत सारे क्रेटर्स देखने को मिलेगा। और द लार्जेस्ट क्रेटर उसका जो है करीबन 620 माइल्स आपका लेंथ में है। ठीक है, अरे ये सब याद नहीं करना, ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये सब याद करना है। टेम्परेचर, मरकुरी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। मरकुरी बिल्कुल भी सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है हमारे सोलर सिस्टम का। आप कहेंगे देखिए, सन के तो सबसे पास मरकुरी है, उसके बाद वीनस है, लेकिन हॉटेस्ट सबसे ज्यादा वीनस है, मरकुरी हॉटेस्ट नहीं है। उसका रीजन ये होता है, मरकुरी का जो एटमॉस्फेयर है काफी ज्यादा डेंस है। ठीक है, अभी आप कहेंगे देखिए अभी तो आपने बताया एटमॉस्फेयर नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, एटमॉस्फेयर नहीं होता, अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर नहीं होता है, लेकिन वीनस के आसपास कुछ ऐसे गैसेस तो प्रेजेंट होंगे ही ना। तो बिकॉज, और गैसेस का एक पूरा एनवेलप आसपास होता है, तो ठीक है, तो उसे उसे ही ये लोग कह रहे हैं डेंस एटमॉस्फेयर। अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर नहीं है जहां पे आपका लाइफ प्रेजेंट हो पाए। ठीक है, तो तो उस एटमॉस्फेयर की बात करें तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मरकुरी विनस में एटमॉस्फेयर नहीं है, लाइफ को प्रोड्यूस करने लायक एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, तो इसके आसपास जो भी गैसेस हैं वो आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट डेंस गैसेस सराउंडिंग वीनस, जो डेंस एटमॉस्फेयर यहाँ पे बोल रहे हैं, तो वो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जो कि आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा हाई हो जाता है। इसलिए वीनस का टेम्परेचर, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अभी चर्चा करेंगे वीनस की बात, तो खैर अभी नहीं करते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात ये करते हैं कि क्या कोई सैटेलाइट गया था, मतलब अर्थ से क्या कोई सैटेलाइट भेजा गया है मर्क्यूरी की तरफ? तो हाँ, एक सैटेलाइट भेजा था जिसका नाम था मरीनर 10। मरीनर 10 याद रखिए, मरीनर 10 नाम का सैटेलाइट आपका भेजा गया था मर्क्यूरी में। मर्क्यूरी की पिक्चर वगैरह लेके आया है। तो ये जो मरीनर 10 है, इसमें कई सारे फोटोज वगैरह खींचे और मरकुरी में बताया कि भाई वहाँ पे माउंटेन्स भी है, वहाँ पे आपके प्लेन्स भी है, ये सारी बातें बताई गई हैं भाई मरीनर 10। दोबारा आते हैं हम इसी टॉपिक पे कि भाई हमें ये पता चला वीनस क्यों हॉट है। लेकिन वीनस सबसे ज्यादा ब्राइट भी है,
वीनस आपका ब्राइट सबसे ज्यादा है, जबकि भाई सबसे ज्यादा ब्राइट तो कम से कम, चलो टेम्परेचर ज्यादा नहीं है लेकिन भैया सनलाइट तो ज्यादा पड़ रहा है, तो मर्क्यूरी शुड बी द ब्राइटेस्ट, लेकिन ब्राइटेस्ट सबसे ज्यादा वीनस होता है। उसका क्या रीजन है? देखिए, आपका जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी में आपका एक होता है एल्बिडो इफेक्ट, याद करिए। ये याद क्या करेंगे ये तो बताऊंगा मैं। देखिए एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट गिरती है तो कितना लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जितना आपका लाइट रिफ्लेक्ट करता है हम कहेंगे उतना ही ज्यादा उसका एल्बिडो होगा। तो उसी तरीके से हर सरफेस का एल्बिडो एल्बिडो है। उसी तरीके से अर्थ का एल्बिडो हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि दैट इज 0.367। और फिर हमने बात की मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी का जब हमने एल्बिडो मेजर किया तो काफी कम आया, 0.138। इसका मतलब ये है जो लाइट गिरती है वो आपका रिफ्लेक्ट नहीं करती ज्यादा, बहुत ही कम रिफ्लेक्ट करती है। और रिफ्लेक्ट अगर कम करेगी, एल्बिडो अगर कम होगा तो क्या होगा, ब्राइटनेस भी कम होगा। ब्राइटनेस भी आपका इसीलिए आपका कम देखने को मिलता है मर्क्यूरी का। ब्राइट सबसे ज्यादा कौन सा है, वीनस। तो ये सारे जो आपके ब्राइटनेस और टेम्परेचर हाई वाला जो रैंकिंग है इसमें आपका टॉप नंबर पे आपका वीनस ही आता है। और हमने ये भी देखा क्यों, एल्बिडो आपका कम है और वीनस के आसपास एक डेंस क्लाउड स्ट्रक्चर है गैसेस का, जो कि ग्रीन हाउस के इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लिए मर्क्यूरी की, अब डायरेक्ट हम लोग वीनस की बात करते हैं। ठीक है, वीनस जो है, वीनस इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से अगर बात करें तो सबसे पहले सन के आपका मर्क्यूरी आता है, फिर वीनस आता है। वीनस सेकंड प्लैनेट है और अर्थ का ट्विन है। क्यों इसको अर्थ का ट्विन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो साइज है, स्ट्रक्चर है, वो अर्थ के ही जैसा है। ठीक है, बट इट्स थिक एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हीट, हमने बताया ना इसका एटमॉस्फेयर काफी थिक है और उसकी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपका वीनस जो है आपका हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है सोलर सिस्टम का। ये तो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, मर्क्यूरी में एक बात हम लोग ने मिस कर ली। देखिए मैक्सिमम डेली वेरिएशन कहाँ पे मिलेगा आपको, मैक्सिमम डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का वेरिएशन कितना है। ठीक है, ये आपका मिनिमम टेम्परेचर और ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो करीबन 560 डिग्री का है। 560 डिग्री सेल्सियस का आपका वेरिएशन टेम्परेचर है। तो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर कहाँ दिखेगा, तो यहाँ पे मर्क्यूरी ने बाजी मार ली एट लास्ट। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं हम लोग वीनस पे। वीनस का टेम्परेचर ज्यादा, एवरेज टेम्परेचर वीनस का सबसे ज्यादा है, कितना है, तो इट इज अराउंड 475 डिग्री सेल्सियस। 475 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। केल्विन में पूछे तो इसमें आप 273 ऐड कर दीजिए जो कि आता है 726 डिग्री केल्विन। ठीक है, कुछ भी देख लीजिए आप। ठीक है ना, 475 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। तो ये हमारा एवरेज टेम्परेचर है वीनस का। ठीक है, इस और सुन लेते हैं इसके बारे में। तो ये आपका सन के चक्कर लगाता है ना, आपके सन के चक्कर लगाता है और चक्कर लगाता है 225 डेज में। मर्क्यूरी का देखा था हमने 88 डेज, ये लगाता है 225 डेज। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। और ऑब्वियसली हम इसके बारे में कुछ चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सबसे ब्राइटेस्ट है, जो आपका ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो आपका वीनस है। जो आपका हॉटेस्ट प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट भी आपका वीनस ही है। ब्राइटेस्ट हो गया, हॉटेस्ट हो गया, और ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं इसको, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कह देते हैं। और कुछ बातें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं वीनस के बारे में, जैसे कि इसको क्या मॉर्निंग स्टार कहते हैं, मॉर्निंग स्टार। इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है वीनस को। तो मॉर्निंग स्टार कह लीजिए, इवनिंग स्टार कह लीजिए, ब्राइटेस्ट स्टार, हॉटेस्ट स्टार, ये सब भी देख लिया। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ ये भी हम लोग ने देख लिया। अच्छा, अब इसके रोटेशन की बात करते हैं हम लोग। अपनी धुरी में अब ये चक्कर लगाता है, रोटेट करता है। ठीक है, लेकिन इसका जो नॉर्मली जो रोटेट करने का डायरेक्शन होता है वो आपका वेस्ट से लेके ईस्ट होता है, जैसा कि हमने दिखाया। लेकिन ऐसा वीनस के केस में नहीं होता। वीनस के केस में उल्टा होता है, आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है। ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन मिलेगा आपको, ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ वीनस। ठीक है, ये हम लोग ने देख लिया। अच्छा, इसके अलावा आपका जो मर्क्यूरी की बात कर ले या वीनस की बात कर ले, दोनों में ही देयर आर नो सैटेलाइट्स। कोई इनका अपना मून नहीं है, नो सैटेलाइट्स, कोई अपना मून इनका नहीं है। नो मून के लीजिए इनके, कोई देयर आर नो मून्स, नो आपके नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ मर्क्यूरी एंड वीनस। ठीक है, और ऑब्वियसली हम लोगों ने ये तो डिस्कस करा ही है कि वीनस का क्या कोई एटमॉस्फेयर है, नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर कोई नहीं है आपका मर्क्यूरी का भी, वीनस का भी। लेकिन एटमॉस्फेयर के नाम पे आपके गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे CO2 की मात्रा यहाँ पे काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर आज का काफी ज्यादा हो जाता है। अब हम लोग
एक बात और डिस्कस कर लेते हैं भाई, डे इन वीनस इज लॉन्गर देन अ ईयर। डे इन वीनस इज लॉन्गर देन अ ईयर, इसका मतलब क्या हुआ, जितना समय ये अपने धुरी में रोटेट करने में लगाता है, ऑब्वियसली ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है, ये समय ज्यादा है, दिस इज ग्रेटर देन जितना कि वीनस आपका सन के अराउंड चक्कर लगाने में लगाता है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वीनस इज हॉटर देन मर्क्यूरी, लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, इसमें ज्यादा इसलिए नहीं जा रहा मैं। वीनस आपका मर्क्यूरी से आपका ज्यादा है, हॉटर है, हमें पता है। इट स्पिन्स क्लॉकवाइज ऑन इट्स एक्सिस, क्लॉकवाइज का वही मतलब है, ईस्ट से वेस्ट आपका मूव करेगा, ईस्ट से वेस्ट आपका मूव करेगा वीनस। वीनस इज द सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून। भाई अर्थ से अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा ब्राइट कौन दिखेगा, मून, चांद दिखेगा। चांद के बाद जो सबसे ज्यादा ब्राइट है वो आपका वीनस होता है, ठीक है। वीनस हैज 90 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अर्थ। 90 टाइम्स, भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका 90 गुना है। वीनस में रहने का मतलब यह है कि आप प्रेशर कुकर में रह रहे हैं, इतना हाई आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा इन वीनस। वीनस एंड मर्क्यूरी आर द ओनली प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम दैट डू नॉट हैव अ मून ऑफ देयर ओन। ये तो डिस्कस किया हमने, कोई इनका अपना नेचुरल सैटेलाइट होता ही नहीं है, ठीक है। ये बात कर ली हम लोगों ने वीनस की। अब आते हैं हमारे प्यारे अर्थ का। हमारा प्यारा अर्थ आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटोग्राफ में, ठीक है। अर्थ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, साइज में जो अर्थ है वो है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, अर्थ, ठीक है। अच्छा, ये पूरी तरह सर्कुलर नहीं है, आपके पोल्स की तरफ ये थोड़ा चपटा होता है, चपटा, पोल्स की तरफ ये थोड़ा चपटा होता है, तो ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं जियोइड, ठीक है। ऐसे शेप को हम लोग जियोइड बोलते हैं। और इसका जियोइड जियोइड जो शेप है, एक और शेप मतलब सेम ही शेप का दूसरा नाम भी करा गया था बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बोला था द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑब्लेट स्फीरॉइड, ऑब्लेट स्पीरॉइड, एस पी, गलत हो गया, एस पी एच ई आर आई ओ डी, स्पीरॉइड, ऑब्लेट स्पीरॉइड बोला गया था आपका एरिस्टोटल के द्वारा, और ये आपका जियोइड भी बोलते हैं इसको। तो कोई भी नाम अगर एग्जाम में पूछे तो आप बता सकते हैं कि दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। अच्छा, अर्थ की बात करें तो भाई सन से सबसे पास मर्क्यूरी, फिर वीनस, और फाइनली आपका तीसरे नंबर पे अर्थ होता है। तो सन से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो थर्ड नंबर पे आपका अर्थ आपको देखने को मिलेगा, थर्ड नंबर पे आपका अर्थ होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे डिस्टेंस की, ठीक है, थर्ड होगा आपका। अच्छा, अब अर्थ ही एकमात्र प्लैनेट है जहां पे लाइफ है, ठीक है। अर्थ ही एकमात्र प्लैनेट है आपका लाइफ है, क्यों, ये ना ज्यादा ठंडा है, ज्यादा कोल्ड भी नहीं है, ज्यादा हॉट भी नहीं है, एकदम परफेक्ट टेम्परेचर होता है लाइफ के लिए, वो पाया जाता है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका वाटर का प्रेजेंस है, आपका वाटर के अलावा आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो कि लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन, वाटर, ये सारी चीजें प्रेजेंट होने के कारण लाइफ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। वाटर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो आपका टू थर्ड सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन वाटर, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लू प्लैनेट। इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं अर्थ को, ठीक है। तो अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट, ये भी हम लोग ने देख लिया है। अच्छा, इसके अलावा बात करें हमारे ऑब्वियसली वीनस, अर्थ और मार्स, मार्स और वीनस के बीच में आपका अर्थ लोकेट करता है, और ऑब्वियसली ये हमारा गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो गोल्डीलॉक्स जोन जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट होता है, तो गोल्डीलॉक्स जोन जो इंपॉर्टेंट जोन है सोलर सिस्टम में, जहाँ पे टेम्परेचर वगैरह सब प्रॉपर है लाइफ के लिए, तो उस गोल्डीलॉक्स जोन में आपका अर्थ लाई करता है वीनस और मार्स के बीच में। ये सारी बातें हम लोगों को मालूम है। इसके अलावा बिकॉज ऑफ दिस लाइफ हम लोगों के यहाँ पे काफी ज्यादा हरियाली है, ग्रीनरी है, इसलिए हमारे अर्थ को ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। ग्रीन प्लैनेट का मतलब ये नहीं हरे कलर का दिख रहा है, ग्रीन प्लैनेट का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे लाइफ है, आपके पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और पूरा जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी का पूरा जो डेवलपमेंट है, इकोलॉजी का पूरा जो डेवलपमेंट है वो हमारे अर्थ में देखने को मिलता है, ठीक है। इकोलॉजी का क्या मतलब है, इकोलॉजी का मतलब है किस तरीके से आपके जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो लाइफ है, आपस में जो जो इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सब इंटरेक्शन प्लांट्स एंड एनिमल्स का और उनका ग्रोथ, ये सब आपका देखने को मिलेगा कहाँ पे, अर्थ में। इसलिए अर्थ को हम लोग ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। हमने ये सारी बातें अर्थ के ऊपर डिस्कस कर ली हैं। अब बात करते हैं हम लोग डे एंड नाइट की। देखिए हमारा जो अर्थ है वो इसका ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। इस रोटेशन के दौरान जब ये सन के बिल्कुल सामने होता है, तो जिस एरिया में आपका सन का मतलब लाइट फॉल करता है, वहां होता है दिन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है आपका नाइट, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस,
आपका डे डे और नाइट आपको देखने को मिलता है। आई होप ये बात तो क्लियर है, वो तो आसान है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, कितना एंगल का टिल्ट होता है? तो 23.5 डिग्री का टिल्ट आपको देखने को मिलता है इन द एक्सिस एक्सिस ऑफ अर्थ। ठीक है। अच्छा, तो पूरा एक बार रोटेट करने में टोटल कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स का टाइम लेता है अर्थ टू रोटेट अबाउट इट एक्सिस फुल्ली। पूरा एक कंप्लीट रोटेशन, टू मेक अ कंप्लीट रोटेशन इट टेक्स 24 आवर्स। 24 आवर्स का टाइम लेता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे रेवोल्यूशन की। तो सन आपका रेवोल्यूशन करता है, सन क्या, अर्थ रेवोल्यूशन करता है अराउंड द सन। तो सन के आसपास ऐसे रेवोल्यूशन करता है। तो ऐसे 4 पोजीशन, इंपॉर्टेंट पोजीशन हम लोगों को ध्यान में रखने होते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए एक्सिस आपका टिल्ट कितना है, ये आपका 23.5 डिग्री का टिल्ट है, और ये टिल्ट पूरे टाइम सेम रहता है। इसी टिल्ट में ये पूरा रोटेट करता है। अभी देखिए ऐसे 23.5, और अभी भी सेम टिल्ट। तो इसी टिल्ट में आपका देखिए पूरा आपका चक्कर लगा रहा है आपका सन का। तो इसके वजह से आपके कुछ ऐसे पोजिशन होते हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इक्विनॉक्सेस की। इक्विनॉक्सेस का मतलब ये इक्वल डे इक्वल नाइट। ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मार्च 20 या 21 की बात कर रहे हैं। 21 मार्च, जब 20 या 21 मार्च के बीच में पड़ता है तो मोस्टली 21 मार्च हम लोग बोलते हैं। और 22nd और 23rd आपका सितंबर में पड़ता है आपका ऑटमनल इक्विनॉक्स और आपका वर्नल इक्विनॉक्स। 2 इक्विनॉक्स पड़ते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होता है, इक्विनॉक्स के टाइम पे आपका देखेंगे हम लोग इक्वल नाइट। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? इक्वस। इक्वस का मतलब होता है इक्वल, और नॉक्स का मतलब होता है नाइट। इक्वल नाइट यानी कि 12 घंटे में 24 घंटे का तो पूरा दिन होगा, उसमें 12 घंटे का नाइट होगा और 12 घंटे का आपका डे होगा। ठीक है। तो 12 घंटे का नाइट, 12 घंटे का डे, इक्वल, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विनॉक्स। ठीक है। ऐसा सिचुएशन कब आता है देखेंगे, ऐसा सिचुएशन तब आता है जब आपका जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं आपका डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है कुछ इस तरीके से, डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है कुछ इस तरीके से, तब हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो ऐसा साल में 2 बार होता है। कब कब होता है? जब आपका पोजीशन कुछ ऐसा होता है 20 से 21 मार्च या 22 से 23 सबके सितंबर में आपको ये देखने को मिलता है। 23 सितंबर वाला जो है उसे हम लोग कहते हैं ऑटोमनल इक्विनॉक्स, और जो आपका मार्च 20 होता है उसको बोलते हैं हम लोग वर्नल इक्विनॉक्स। ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपके समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस की। समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है, तो अब क्या होता है हम लोग देखेंगे। ठीक है। ड्यूरिंग दिस समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस आपका जो सन है वो कहां पे पड़ता है? तो इस समय आपका सन डायरेक्टली कहां पे पड़ेगा? समर सॉलिस्टिस में। समर सॉलिस्टिस में ये पड़ता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और विंटर सॉलिस्टिस यानी कि 21 दिसंबर में ये आपका डायरेक्टली ओवर, ये तो इक्वेटर हो गया ना, एट दिस पॉइंट इट इज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा यहाँ पे। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ऐसा डायरेक्ट पड़ता है। ठीक है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इस समय ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो अभी सन डायरेक्टली कहां पड़ रहा है? यहां पड़ रहा है। ठीक है। और ड्यूरिंग दिस विंटर सॉलिस्टिस आपका सन डायरेक्टली कहां पड़ेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए ऊपर चला गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर चला गया, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब ये डायरेक्टली पड़ता है किसके ऊपर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विद समर सॉलिस्टिस और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है ऑन विंटर सॉलिस्टिस। दोबारा हम लोग डायग्राम देखें तो देखिए हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भूमध्य रेखा आपका इक्वेटर होता है, उत्तरीय ध्रुवीय वृत्त ये क्या होता है? आर्टिक सर्कल, और ये आपका एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है। ये ऐसी बता दिया हमने हिंदी। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा ये पूरा चक्कर लगाया हमने, ये तो हमने देखा ना पूरा जो आपका अर्थ आपका चक्कर लगा रहा है। 4 पॉइंट्स हमने देखे, 2 पॉइंट्स देखे इक्विनॉक्स जहां पे डायरेक्टली आपका इक्वेटर पे पड़ता है। ठीक है। जैसे कि ये आपका अर्थ है, यहाँ पे ये इक्वेटर है, तो इस इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली सनलाइट कौन से डेट पे पहुंचेगी? तो मार्च में। मैं देखा कि मार्च में ऐसा होता है। ठीक है। मार्च के बाद समय थोड़ा सा और चला। ठीक है। अप्रैल मई जून में आ गए हम लोग। जून में ये कहां पहुंच गया? जून में आपका समर सॉलिस्टिस होता है ना, समर सॉलिस्टिस में ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली पड़ा, तो इक्वेटर से ये पहुंच गया अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग समर सॉलिस्टिस। ठीक है।
इसे हम लोग बोलते हैं समर सॉलिस्टिस, ठीक है। फिर नीचे आया, जून के बाद आपके सितंबर में आता है, सितंबर 22 से 23, ठीक है। ये फिर आपका हो गया ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है, दोबारा इक्वेटर पे आ गया, राइट। दोबारा इक्वेटर के आने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर दिसंबर 21 पे सन डायरेक्टली कहां पहुंचता है, सन डायरेक्टली पहुंच जाता है फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है। तो ये आपका पूरा साइकिल चलता चला जाएगा, फिर ये कहां पहुंचेगा, फिर इक्वेटर पे पहुंच जाएगा मार्च में। तो ये जो सन है उसी ऐसे इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आपका दोबारा इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर इक्वेटर। तो इस तरीके से आपका सन आपका मोशन करता चला जाता है, ठीक है। तो जब आपका इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूवमेंट होता है तो ये इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तरायण बोलते हैं। और जब आपका इक्वेटर से आपका नीचे की तरफ चला जाता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, उसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणायन, ठीक है। जब सदर्न जर्नी होता है, साउथ में जर्नी होता है ना। तो इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सनलाइट होती है। तो इस समय क्या सिचुएशन होगा, जब आपका दिसंबर 21 की बात करें, विंटर सॉलिस्टिस, इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्री के ऊपर है आपका सन। इसका मतलब क्या हुआ, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा और आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय समर होगा, ठीक है, समर होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा उस समय, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस समय होगा विंटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस समय विंटर होगा। तो जब क्रिसमस का टाइम होता है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जहां पे मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, उस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका क्रिसमस मनाया जाता है विंटर में। लेकिन जब सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाते हैं तो वही विंटर, जैसे ऑस्ट्रेलिया में विंटर क्रिसमस का कब पड़ेगा, समर्स के टाइम पे पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा आपका जून में, जब समर सॉलिस्टिस होगा। समर सॉलिस्टिस में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस समय नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब जून के टाइम पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो समर होगा और आपके सदर्न हेमिस्फीयर में आपका उस समय विंटर्स हो रहे होंगे, समर यहाँ पे विंटर्स हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपका इस तरीके जो सीजन जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर सीजन जो है अलग तरीके से चलता है, ठीक है। इसका रीजन भी हम लोग को समझ में आ गया होगा। एक्चुअली समर्स का सीजन अगर हम कहें तो देखिए, मार्च से लेकर जून तक आपका जो सन है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो घूमता है, आपका इक्वेटर टू इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो रहा। तो ये पूरा सीजन होता है समर का, ये पूरा जो टाइम है आपका समर का होता है। अब उसी तरीके से सितंबर 22 से लेके दिसंबर 21, सितंबर 22 आपका ऑटम इक्विनॉक्स है। उसके बाद ये सन नीचे तरफ मूव कर रहा है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 22 टू 23 सितंबर टू दिसंबर 21, इस पूरे टाइम आपके सदर्न हेमिस्फीयर में समर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका समर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका विंटर होगा। तो ये समर और विंटर दोनों आपके हेमिस्फीयर में अलग अलग होता है। ये बात हम लोगों को अब तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अर्थ रोटेट कर रहा है तो रोटेट करते समय उसके इक्वेटर पे आपका मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको फील होगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पे है आपसे पूछा जाए, आप बोलेंगे इक्वेटर पे, ठीक है। अब देखिए, अर्थ को एक बड़ा सा मैग्नेट समझ सकते हैं हम लोग, अर्थ को एक बड़ा सा मैग्नेट समझ सकते हैं। इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होता है। तो ये इनके भी आपके पोल्स होंगे और मैग्नेटिक लाइंस होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड आपके ये एक्सिस से कितनी दूरी पे होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, पहली बात तो ये जो इसके अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो एक्सिस है वो यहां देखिए कनाडा से निकलता है, आपका यहां दिख भी रहा है आपको। तो आपका क्वींस एलिजाबेथ आइलैंड कनाडा से आपका निकलता है एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। तो मैग्नेटिक एक्सिस जो है आपका निकलता है कहां से, आपका कनाडा से निकलता है, क्वींस एलिजाबेथ कनाडा से। और इस मैग्नेटिक एक्सिस का इक्वेटर भी होगा। तो ये इक्वेटर इंडिया से पास करता है कहां से, थुम्बा नाम की जगह से आपका यहां से पास करेगा। थुम्बा आपका किधर है, दिस इज इन तिरुवनंतपुरम। थुम्बा आपका जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च सेंटर भी आपका थुम्बा में ही है, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, यहाँ पे थुम्बा है। और थुम्बा में आपका है TERLS, क्या है ये, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। रॉकेट का लॉन्चिंग यहां से करते हैं, ठीक है। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट्स बताएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट that is 9 degree north and 77 degree east is the coordinates of Thumba Equatorial Rocket Launching Station। अच्छा, अब ये जो आपका पोल ऑफ मैग्नेट है आपका नॉर्थ पोल के पास है, तो ये मान लेते हैं आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका पोल ऑफ मैग्नेट है। अच्छा, बेसिकली दिस इज साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। तो अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल आपके नॉर्थ पोल के पास है। तो करीबन आपका 1300 किलोमीटर की डिस्टेंस है आपका द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अर्थ मैग्नेट का जो साउथ पोल है
उससे आपका जोग्राफिकल नॉर्थ पोल का डिस्टेंस करीबन 1300 किलोमीटर का है। तो इस डिस्टेंस पे है, हमने देखा क्वींस एलिजाबेथ आइलैंड कनाडा से पास करता है, और इक्वेटर भी हमने देखा कि हमारे इंडिया से पास करता है, थुम्बा से, कोऑर्डिनेट्स देखे तिरुवनंतपुरम, और यहीं पे आपका TERLS थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ये सब देख लिया। आखिरी एक पॉइंट देखेंगे, अर्थ डे कब मनाया जाता है। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग मार्स की। तो मार्स आपका सन से कितनी दूरी, कौन कौन से प्लैनेट्स है देखिए, मरक्यूरी देख लिया हमने, वीनस देख लिया हमने, अर्थ देख लिया हमने, और फाइनली आपका मार्स की हम लोग बात करते हैं। मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में सबसे दूरी पे स्थित है, फोर्थ प्लैनेट है अगर डिस्टेंस ऑफ सन की बात करें तो, ठीक है। और अर्थ का क्लोजेस्ट नेबर है, सबसे ज्यादा पास अर्थ के कौन है, मार्स है, ठीक है, वीनस नहीं है। मार्स इज द क्लोजेस्ट प्लैनेटरी नेबर। देखिए यहाँ पे एक चीज थोड़ा हमने गलत बता दिया, देखिए गलत नहीं सही बताया है। अर्थ का जो क्लोजेस्ट नेबर है कौन होगा, देखिए हमने देखिए अर्थ अर्थ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन में आपका वीनस होगा या मार्स होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था, आपका वीनस है, और आपका मार्स इज वन ऑफ द अर्थ क्लोजेस्ट प्लैनेटरी नेबर, क्लोजेस्ट नहीं है सबसे ज्यादा। तो क्लोजेस्ट में इन दोनों ऑप्शन में से कोई आप मार्क करेंगे, लेकिन सही आंसर जो होगा वो हमेशा देखिए मर्क्यूरी होगा। आप बोलेंगे ये क्या बात हुई। अब जैसे अर्थ है, अर्थ के सबसे पास कौन पहुंच पाता है, वीनस। भाई एक्चुअली आपका अर्थ जो सन है, सन के आसपास ऑर्बिट कर रहा है ना सारे प्लैनेट्स, लेकिन सबका ऑर्बिट थोड़ा इलिप्टिकल होता है, सर्कुलर ऑर्बिट तो होता नहीं है। तो और सबका ऑर्बिट जो है थोड़ा टिल्ट भी होता है, मतलब एक ही प्लेन पे हो जरूरी नहीं है, दूसरे प्लेन पे भी हो जाते हैं ऑर्बिट। तो एग्जैक्टली आपको जब अगर कैलकुलेट करेंगे तो अर्थ के सबसे ज्यादा पास कौन आ पाता है, वो आपका वीनस आता है। ये बात ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए Venus is only the closest planet of Earth, only the closest planet to Earth when it falls between Earth and Sun during its course of revolution. अपने रेवोल्यूशन के कोर्स में जब ये अर्थ और सन के बीच में वीनस आता है, उस समय वीनस इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट। लेकिन उस स्मॉल टाइम इंटरवल के अलावा मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, ठीक है। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ एंड मर्क्यूरी इज ऑल्सो द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू एवरी अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। अब ये इसको समझाने के लिए थोड़ा सा ऑर्बिट वगैरह समझना पड़ेगा, तो उस पर हम लोग जाते नहीं है। तो अभी अगर आपसे बोला जाए अर्थ के सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है, तो दैट इज मर्क्यूरी, ठीक है। इसमें भी ज्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, याद कर लीजिए आप, मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ ऑन एन एवरेज। लेकिन वीनस सबसे पास आ पाता है अर्थ के, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए आ पाता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी और वीनस में अगर ऑप्शन आएगा तो आपको देखना है क्या मार्क करना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं और दूसरी चीजों की। अच्छा, साइज की बात करें तो आपका जो मार्स है दैट इज, तो मार्स आपका लिस्ट में ही नहीं है, मर्क्यूरी और वीनस में चर्चा हो रही है जब आप क्लोजेस्ट की बात करते हैं तो। अच्छा, मार्स की बात हमने करी तो दैट इज 4220 माइल्स इन डायमीटर, विच इज अबाउट 10% ऑफ द साइज ऑफ अर्थ, ठीक है, बड़ा छोटा है, 10% साइज है अर्थ का। एटमॉस्फेयर में आपका मेनली कार्बन डाइऑक्साइड ही है आपका मार्स में, इसके अलावा आपका नाइट्रोजन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये सब आपका एटमॉस्फेयर देख लिया हमने। अच्छा, मार्स में भी होते हैं सीजन्स अर्थ की तरह, बट दे लास्ट ट्वाइस एज लॉन्ग, उनकी लेंथ बड़ी होती है सीजन्स की। दिस इज बिकॉज मार्स इज टिल्टेड ऑन एन एक्सिस ऑफ अबाउट 25.19 डिग्रीज, विच इज सिमिलर टू द टिल्ट एक्सिस ऑफ अर्थ 22.5। देखिए अर्थ का एक्सिस का टिल्ट आपका 22.5 डिग्री है, मार्स का 25.19 डिग्री है, तो मार्स में इसलिए थोड़े सीजन थोड़े लंबे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मार्स अपनी दूरी पे पूरा घूमने में कितना समय लगता है, वन डे ऑन मार्स टेक्स लिटिल ओवर 24 घंटे, मतलब मार्स का भी जो दिन है वो 24 घंटे का ही होता है अप्रोक्सीमेटली, और जो उनका साल है दैट इज 687 अर्थ डेज लगाते हैं, ये उसका पूरा साल हो गया। तो ये बात होगी हम लोग हमारे मार्स की। अच्छा, टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर इसका अराउंड होता है 150 टू 310 केल्विन हो रहा है, केल्विन डिग्री सेल्सियस में माइनस कर लीजिए 273 इसमें, ठीक है। अच्छा, इसका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इज वेरी थिन, काफी थिन एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा इन मार्स। मार्स का कलर देखिए क्या रेड कलर का है, तो इसलिए इसको रेड प्लैनेट बोल देते हैं। मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मार्स के सैटेलाइट्स की, तो दो सैटेलाइट्स है, नंबर 1 नंबर 2, एक है फोबॉस एक है डेइमॉस। तो डेइमॉस सैटेलाइट जो है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है, द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। बात करते हैं आपके माउंटेन्स की। अब माउंटेन पीक्स में सबसे जो ऊंचा माउंटेन पीक है दैट इज निक्स ओलिम्पिया, जो आपके एवरेस्ट के करीबन 3 गुना है, निक्स ओलिम्पिया, ठीक है।
अच्छा, बात करते हैं कि नासा का क्यूरियोसिटी रोवर इस समय भाई नासा के द्वारा भेजा गया है लाइफ ऑन मार्स देखने के लिए कि मार्स में आपका लाइफ उत्पन्न हो सकता है कि नहीं। जो एरिया है जहां पे क्यूरियोसिटी रोवर को भेजा गया है वो है गेल क्रेटर। गेल क्रेटर में आपका क्यूरियोसिटी रोवर बाई नासा। अच्छा, इंडिया ने क्या कोई मिशन मिशन लॉन्च किया है मार्स के लिए? तो आपका MOM मिशन क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर मार्स। इसको मंगलयान भी बोलते हैं हम लोग, मंगलयान। इसको मंगलयान भी बोला जाता है। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था ये आपका 2013 में 5 नवंबर 2013 को आपको ये भेजा गया था बाय इसरो। इसरो के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, तो मंगलयान सैटेलाइट लॉन्च किसने किया था? रॉकेट का नाम हमारा क्या है? PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था मंगलयान। और ये पहुंच गया था आपका सितंबर 24 2014 को ये आपका पहुंच गया था। तो अभी इस समय मार्स के ऊपर पहुंचने वाले कौन कौन से कंट्रीज हैं? तो देखिए, यूएसए पहुंच चुका है, आपका रशिया पहुंच चुका है, और आपका यूरोपियन यूनियन भी पहुंच चुका है। ठीक है, तो ऑर्बिटर भेजने में अभी मंगलयान मतलब यहाँ पे कामयाब होता है। ठीक है, ऑर्बिटर आपका भेजा गया था, लेकिन अभी रिसेंटली ये बात पता चलती है कि उससे आपका कांटेक्ट लूज हो चुका है। कांटेक्ट विद मंगलयान इज करेंटली लॉस्ट। तो मंगलयान से अभी कनेक्शन थोड़ा टूट चुका है। ठीक है, तो ये सारी बात हम लोगों ने देख ली मार्स के बारे में। बात करते हैं हम लोग जुपिटर की। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, तो जो सारी बातें हम लोग ने जुपिटर के बारे में देख ली है ये तुम्हें पता ही है। अच्छा, इसके कई सारे मून्स हैं, इसके 4 मून्स हैं। ठीक है, इसके काफी आपके 4 मून्स, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। लो, आपके यूरोपा, यूरोपा के बाद आपका है गैनीमीड, GANYMEDE। गैनीमीड के बाद आपका है नेक्स्ट कैलिस्टो, कैलिस्टो CALLISTO, कैलिस्टो। तो ये 4 आपके मून्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये 4 मून्स की बात करें तो ये ढूंढा किसने था? ये 4 मून्स आपका गैलीलियो गैलीली का नाम सुना है ना आपने? गैलीलियो गैलीलियो गैलीली तो गैलीलियो गैलीली ने 1610 AD को ढूंढ के निकाला था ये आपके 4 मून्स। ठीक है, काफी अच्छा। इसमें सबसे बड़ा मून कौन सा है? तो गैनीमीड जो है, गैनीमीड आपका पूरे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मून है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट आपका जुपिटर है। लार्जेस्ट प्लैनेट का जो लार्जेस्ट मून है गैनीमेड, वो पूरे सोलर सिस्टम का भी सबसे ज्यादा बड़ा मून है, नेचुरल सैटेलाइट है। अच्छा, ये अपने धुरी पे घूमता है, ये अपने धुरी पे आपका जुपिटर घूमता है। तो इसका जो रोटेशन स्पीड है, आपका रोटेशन स्पीड ऑफ जुपिटर इज फास्टेस्ट ऑफ द इन द सोलर सिस्टम। सबसे स्पीड में घूमने वाला जो प्लैनेट है दैट इज जुपिटर। अच्छा, इसके फास्ट घूमने से ये अपनी रेडियो एनर्जी भी रिलीज करता है, अपनी रेडियो एनर्जी रिलीज करता है, मतलब अपनी भी एक एनर्जी रिलीज कर पाता है। ठीक है, अपनी रेडियो एनर्जी रिलीज करने की वजह से ये थोड़ा सा स्टार की जैसा हो गया ना भाई। स्टार अपना एनर्जी खुद रिलीज करता है, अब जुपिटर भी अपने फास्ट रोटेशन के कारण अपना खुद रेडियो एनर्जी क्रिएट करता है और रिलीज करता है। तो जुपिटर को हम लोग एक कुछ स्टार की क्वालिटीज भी हैं और कुछ आपके प्लैनेट की क्वालिटीज भी हैं, ऐसा जुपिटर के बारे में बोला जाता है। तो अच्छा, इसके कई सारे बड़े बड़े मून्स होने के कारण इसको मिनी सोलर सिस्टम भी बोल सकते हैं हम लोग। मिनी सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं? सोलर सिस्टम, एक तो देखिए अपना इतना बड़ा आपका जुपिटर है, अपनी एनर्जी भी थोड़ी बहुत रिलीज करता है, तो थोड़े बहुत स्टार कैरेक्टरिस्टिक भी आ गए। तो इसके आसपास के जो मून्स हैं, ठीक है, वो एक तरीके से प्लैनेट जैसे हो गए ना। अगर ये इसको हम सन मान ले तो एक प्रकार की मिनी सोलर सिस्टम की तरह एक्ट करता है। तो जुपिटर एक्ट एज अ मिनी सोलर सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें रिंग्स की, तो जुपिटर में क्या रिंग्स हैं? तो आप कहेंगे सर रिंग्स के बारे में तो हमने बात की थी, जुपिटर का नाम नहीं लिया था। हमने कहा था सैटर्न के पास रिंग्स है और यूरेनस के पास रिंग्स है, लेकिन जुपिटर के पास भी आपके रिंग्स होते हैं। ठीक है, वो इतने विजिबल नहीं है, लेकिन पता कैसे चला? आपका जो वॉयेजर 1 है, वॉयेजर 1 भेजा गया था आपके जुपिटर में, तो उसने जुपिटर के जो रिंग्स ढूंढ के निकाले, तो जिसको जोवियन रिंग्स भी बोला है, जोवियन। तो हाँ, अगर आपसे पूछा जाए जुपिटर में रिंग्स होते हैं, आप बोलेंगे हाँ जुपिटर में भी आपके रिंग्स होते हैं। कैसे पता? वॉयेजर 1 ने हमको बताया है कि भाई रिंग्स होते हैं। ठीक है,
और ये आपका वॉयेजर 1 ने 1979 में डिस्कवर किया रिंग्स इन जुपिटर, ऑल्सो नोन एज जोवियन रिंग्स। ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से गैसेस है, बेसिकली आपको गैस जायंट्स बोलते हैं ना। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन और हीलियम तो भर भर के हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। इसके अलावा आपका मीथेन और अमोनिया भी आपका कम क्वांटिटीज में पाया जाता है, स्मॉल क्वांटिटीज में आपका देखिए मीथेन और अमोनिया भी आपका पाया जा रहा है। ठीक है। और इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपका काफी ज्यादा हाई होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू अर्थ, काफी ज्यादा हाई, चपटे हो जाएंगे आप पहुंचेंगे तो। ठीक है। अच्छा, तो ये जो वॉयेजर कैंपेन, ये जो वॉयेजर था आपका एक्चुअली लैंड हुआ था आपका कहाँ पे, यूरोपा नाम का जो मून है ना, यहाँ पे लैंड हुआ था। और ये फिर तस्वीरें खींच के भेजता है हमारा हमको जुपिटर की। ठीक है। और ये बताता है कि यूरोपिया में ना पूरे आइस की शीट्स हैं, आइसी शीट्स, मतलब पूरा आइस जमा हुआ है प्रॉपर तरीके से। ठीक है। आइसी, तो इसको आइस सी भी बोलते हैं, आइसी सीज, मतलब आइस के समंदर है, समंदर पूरा आइसी है एकदम। ठीक है, ऐसा बताया है आपके वॉयेजर ने। तो वॉयेजर से ही हमें जुपिटर के बारे में काफी नॉलेज पता लगती है। ठीक है। ये सब बात होगी हमारी जुपिटर। नेक्स्ट प्लैनेट जिसकी हम बात करेंगे वो है सैटर्न। ठीक है। सैटर्न ऑब्वियसली हमारे सोलर सिस्टम का सिक्स्थ प्लैनेट है, सन से आपका डिस्टेंस में आपका सिक्स्थ प्लैनेट है। ठीक है। और अगर साइज की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है आफ्टर जुपिटर। लार्जेस्ट कौन था, जुपिटर था। जुपिटर के बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन है, सैटर्न है। ठीक है। अच्छा, ये भी एक गैस जायंट है जुपिटर की तरह है। ठीक है। और आपका हाइड्रोजन हीलियम से ये भी बना हुआ है मैक्सिमम। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दिस इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। डेंसिटी की बात अगर की जाए तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है, सैटर्न की। आप कहेंगे सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, तो मैक्सिमम डेंसिटी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, आपके अर्थ की सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी देखी गई है। अच्छा, अब इसमें सैटेलाइट्स की बात करते हैं। इसमें आपके टोटल सैटेलाइट से 146 सैटेलाइट्स। ठीक है। किसी भी प्लैनेट के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट अगर किसके पास है तो वो आपका सैटर्न है। ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आपका सैटर्न के पास ही है। और इन सारे सैटेलाइट्स में सबसे जो लार्जेस्ट मून, सैटेलाइट कह दीजिए या मून कह दीजिए, तो सैटर्न के 146 मून्स में सबसे बड़ा है टाइटन। ठीक है। और ये जो टाइटन जो है आपका मर्क्यूरी प्लैनेट से भी आपका बड़ा सा बड़ा है साइज में। ठीक है। तो ये आप लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न इज टाइटन, और मर्क्यूरी से भी साइज में बड़ा है। अच्छा, सैटर्न में रिंग सिस्टम पाया जाता है। हमने देखा रिंग्ड प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, रिंग्ड प्लैनेट्स की बात करें तो दो प्लैनेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो सैटर्न और यूरेनस। लेकिन आपके जुपिटर में भी, जुपिटर कर ले लीजिए या नेपच्यून ले लीजिए, तो दोनों में ही, जुपिटर और नेपच्यून दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा रिंग्स। ठीक है। तो रिंग्ड प्लैनेट्स पूछेगा तो आप कहेंगे सैटर्न एंड यूरेनस, लेकिन चारों प्लैनेट में आपको रिंग्स देखने को मिलेगा। ठीक है। जुपिटर में हमने देखा वॉयेजर ने ढूंढ के निकाला था जुपिटर के रिंग्स। अच्छा, अगर बात करें एक दिन की, तो आपका जो सैटर्न, आपका एक जो आपका रोटेशन है वो आपका 10.7 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। और एक साल ऑफ सैटर्न इज इक्वल टू 29 अर्थ ईयर्स। 29 साल लगेंगे आपके सैटर्न को एक चक्कर लगाने में ऑफ द सन। ठीक है। तो ये बातें हम लोगों ने कर ली है। गैस जाइंट है ये भी हमने देख लिया, रिंग्स भी देख लिया। ठीक है। कलर क्या होगा, अर्थ से अगर देखेंगे तो सैटर्न का कलर जो है दैट इज येलो इन कलर, येलो कलर का सैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी है आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है सैटर्न का। और आप क्या कहते हैं, अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड से इट इज अबाउट 578 टाइम्स मोर देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, बात करें हम लोग मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, तो वो जुपिटर की होगी। जुपिटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज मैक्सिमम। सैटर्न की आपकी सेकंड में नंबर पे आती है, सेकंड नंबर मैग्नेटिक फील्ड आपका सैटर्न का होता है। तो आई होप हम लोगों ने सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली। लार्जेस्ट मून हमने देख लिया टाइटन। सेकंड लार्जेस्ट अगर आपसे बोले तो एक और मून है रिया, रिया नाम का मून है, दैट इज सेकंड लार्जेस्ट, टाइटन सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। और भी कई सारे हैं, 146 के नाम तो याद रख नहीं सकते। तो अब यहीं पे हम लोग सैटर्न का को विराम देते हैं। अच्छा, अब ये देख लीजिए, थोड़े रिंग्स देख लीजिए, जैसे खूबसूरत रिंग्स देख रहे हैं ना आप, ऐसे खूबसूरत रिंग्स आपको देखने को मिलेगा इन सैटर्न। नेक्स्ट प्लैनेट जिसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं वो है यूरेनस।
तो यूरेनस का जो डिस्कवरी हुआ था वो 1781 में हुआ था, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल ने आपके मार्च 13 1781 में आपका ढूंढ निकाला यूरेनस। तो यूरेनस इज 4 टाइम्स वाइडर देन अर्थ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रोटेशन की बात करें तो यूरेशन आपका 17 आवर्स लेता है आपका रोटेट करने में, ठीक है। 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स लेता है आपका रोटेशन कंप्लीट करने में। अच्छा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, इनका जो एक्सिस है, एक्सिस देखिए पूरा टिल्ट है आपका, इतना ज्यादा टिल्ट है। कितना टिल्ट? अबाउट 98 डिग्रीज का टिल्ट है। 98 डिग्रीज का टिल्ट आपको देखने को मिलता है। एक तरीके से इसको इसीलिए लाइंग प्लैनेट भी बोलते हैं, लाइंग प्लैनेट, लेटा हुआ प्लैनेट। वाई? बिकॉज देखिए एक्सियल टिल्ट कितना ज्यादा है, एक तरीके से लेटा ही तो हुआ है। मतलब आपका, हम लोग बात करें अर्थ की, तो अर्थ का भाई 23 डिग्री भाई टिल्ट होगा, ठीक है। 23 डिग्री टिल्ट होगा, तो ऐसा ऐसा करते हैं, 23 डिग्री टिल्ट है। यूरेनस तो आपका भाई 90 से भी ज्यादा है, 98 डिग्री टिल्ट, ठीक है। 98 डिग्री टिल्ट है। अर्थ का केवल 23.5 डिग्री टिल्ट है, इनका आपका 98 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से भी ज्यादा आपका टिल्ट देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से यूरेनस जो है, एक तरीके से आप देख सकते हैं कि लेटा हुआ है, देखिए लेटा हुआ है। तो लाइंग प्लैनेट भी इसको बोल देते हैं हम लोग यूरेनस को। और कुछ बातें देख लेते हैं भाई। तो यूरेनस की बात करें तो आपको यूरेनस को लगता है 84 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट ऑफ द सन। सन के अराउंड जाने में आपको 84 ईयर्स लगेगा। यूरेनस में आपके 13 रिंग्स है, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 ब्राइटली कलर्ड रिंग्स। ये आपका किसने डिस्कवर किया था? हबल टेलीस्कोप जो हमारा है अर्थ में, वो हबल टेलीस्कोप से आपके यूरेनस के 13 रिंग्स के बारे में पता लगता है। और जितना मतलब हम लोग को आइडिया लगा है, कम से कम उनके 27 मून्स तो हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 27 मून्स हैं, 5 मेजर मून्स हैं, ठीक है। इनके नाम देखिए, मिरांडा, एरियल, उम्ब्रायल, टाइटेनिया, ओबरॉन। तो ये इन सब मून्स को लिटररी मून्स भी बोलते हैं। कौन से प्लेनेट के मून्स को हम लोग लिटररी मून्स भी बोलते हैं? देखो, यूरेनस के मून्स को लिटररी मून्स बोलते हैं, क्योंकि ये सब जो नाम है, ये शेक्सपियर की जो कहानियां हैं और अलेक्जेंडर पोप की कहानियों के जो कैरेक्टर्स के नाम पर रखे गए हैं, ठीक है। तो क्योंकि लिटररी कैरेक्टर्स के नाम पर रखे गए हैं, इसलिए इनको लिटररी मून्स भी बोल देते हैं। यूरेनस इज एन आइस जाइंट, आइस का बना हुआ है, मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर, पानी से बना हुआ है, मीथेन, अमोनिया। देखिए पानी की कोई दिक्कत नहीं है यूरेनस में, प्रॉब्लम है कि ठंडा बहुत है। यूरेनस का जो कोर है वो रॉकी है, मैंटल इसका फॉर्म होता है आइसी वाटर और अमोनिया से। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर दी यूरेनस की, ठीक है। यूरेनस के बाद नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे हमारा नेपच्यून की। तो नेपच्यून आपका 8वां प्लैनेट है। पहले प्लूटो था, प्लूटो हटा दिया जाता है। तो सबसे दूर का प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। तो इसका डिस्कवर कब किया हुआ था? 1846 में इसको डिस्कवर किया था ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने। उनके नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इन्होंने इनका मतलब प्रमाण निकाला था मैथ्स के थ्रू। तो ओब्रायन, ली ब्रायर, जॉन गैली, इनका नाम काफी फेमस है, याद रखिएगा ये। और उसके बाद जॉन काउच एडम्स, तो ये सारे साइंटिस्ट हैं। मैथमेटिकली फाइंड किया था कि भाई नेपच्यून जैसा कोई प्लेनेट होना चाहिए। तो नेपच्यून के आपके 14 मून्स है, ठीक है। तो ये सब आपके मून्स के नाम है। सबसे बड़ा मून जो है नेपच्यून का, दैट इज ट्रीटियन। ट्रीटियन इज द लार्जेस्ट मून एंड ओनली वन दैट इज स्फीयरिकल। सारे मून स्फीयरिकल नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं थोड़े से, ठीक है। मून इनके टेढ़े मेढ़े साइज के हैं। एकमात्र जो आपका सर्कुलर मून है दैट इज ट्रीटियन। तो ये बात हुई नेपच्यून की। नेपच्यून की और क्या बात कर सकते हैं? तो अच्छा, गैसेस के बारे में बात करें तो वही सारे आपके हीलियम, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, ये सब 4 इंपॉर्टेंट गैसेस जो हम लोग देखते हैं गैस जाइंट्स में मोस्टली पाए जाते हैं। तो ये सब आपके नेपच्यून में भी पाए जाते हैं। अब ये कुछ छोटी मोटी बातें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कर लेते हैं डिस्कस, क्या दिक्कत है। 1967 को ढूंढा गया था द रिंग्स, आपके 5 फेंट नैरो रिंग्स, बहुत ही पतले नैरो रिंग्स आपके नेपच्यून में देखने को मिलेगा। और हम लोग अर्थ से देखेंगे या टेलीस्कोप से देखेंगे तो देखना काफी डिफिकल्ट है, दिखते नहीं है आसानी से रिंग्स। These rings were discovered in 1968 by team led by American scientist Edward Guinan ने ढूंढ के निकाला इन रिंग्स के बारे में। क्लाइमेट की बात करें तो बहुत ज्यादा तूफान आता है, विंड आता है, स्टॉर्म्स आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। डे एंड ईयर की बात करें तो एक दिन में 16 घंटे होते हैं, और एक साल जो है 165 अर्थ ईयर्स के बराबर है नेपच्यून का एक साल, ठीक है। नेपच्यून इज 4 टाइम्स वाइडर देन अर्थ विद रेडियस ऑफ 15,299 माइल्स, ठीक है। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो नेपच्यून के बाद आते हैं हम लोग प्लूटो के बारे में। प्लूटो एक जमाने में हुआ करता था, लेकिन 2006 में प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया था। कहा कि नहीं, अब आप प्लैनेट नहीं है, ठीक है। तो प्लूटो को इस समय देखिए ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा मिला हुआ है सोलर सिस्टम में। लोकेटेड इन द, कहां पे लोकेटेड है? क्विपियर बेल्ट में,
बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून, ठीक है। इसका डिस्कवरी हुआ था 1930 में, और प्लूटो नाम का एक रोमन गॉड है जिसके नाम पे ये इसका नाम रखा गया था, प्लूटो। तो 1913 में जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ढूंढ के निकाला था, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्लाइड टैमबैग, CLYDE, क्लाइड टैमबैग, TAMBAG। क्लाइड टैमबैग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लूटो को ढूंढ निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्लूटो के निकालने की कहानी देखते हैं। 2006 में आपका IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इनकी 26वीं मीटिंग, 26th मीटिंग अरेंज हुआ था, ठीक है। ये मीटिंग हुआ कहाँ था? प्राग। प्राग कहाँ है? आपका चेक रिपब्लिक, CZECH, चेक रिपब्लिक। रिपब्लिक तो पता ही है, ठीक है। चेक रिपब्लिक में प्राग है, उसका उसमें आपका IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का 26th मीटिंग होता है। इस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि भाई आपको प्लूटो से प्लैनेट का दर्जा छीन लिया जाए और उसको बना दिया जाए क्या? एक ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। ये पूरी कहानी है। प्लूटो के कितने मून्स है? तो 5 मेन मून्स है इसके, ठीक है, 5 मून्स, ठीक है। इसमें आपके पांचों मून के नाम तो याद रख सकते हैं, तो रख लीजिए, नाम बता दे रहा हूं मैं। एक है चैरॉन, STYX, टाइक्स। एक है निक्स, NIX, निक्स। इसके अलावा करबेरोस, KERBEROS, और फाइनली पांचवा है हाइड्रा। ये सारे मून हैं आपके प्लूटो के। तो प्लूटो का सबसे बड़ा मून कौन सा है? देखिए, चारोन, एन है, CHARON। चारोन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ प्लूटो, ठीक है। लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लूटो इज चारोन, ये याद रखना है। तो इसके साथ ही प्लूटो भी हम लोगों ने यहां पे समाप्त कर लिया है। आइए बात करते हैं हम लोग हमारे चांद की। मून, मून हमारा एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है। सैटेलाइट तो पता ही है ना, इट्स ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट लार्जर ऑब्जेक्ट। एक कोई छोटा ऑब्जेक्ट किसी लार्जर ऑब्जेक्ट के अगर ऐसे ऑर्बिट करता है तो उसको कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है। मून एकमात्र हमारे सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है। अब और कुछ बात कर बदल लेते हैं। देखिए, हमारा मून जो है अपनी धुरी पे घूम रहा है, अपनी धुरी पे मून घूम रहा है, तो पूरा घूमने में, और अर्थ के आसपास भी घूम रहा है, ये अर्थ के आसपास भी घूम रहा है, ठीक है। तो अपनी धुरी पे घूमने में टोटल लगाता है 27 दिन, 27 डेज, और अर्थ के आसपास घूमने में भी लगाता है 27 डेज। अर्थ के आसपास घूमने में भी 27 डेज, और अपनी धुरी पे घूमने भी 27 डेज। इसलिए जो फेस ऑफ मून अर्थ में, अर्थ से आप मून देख रहे हैं ना, मून का जो फेस अर्थ से आपको दिखेगा, हमेशा वही सेम फेस ही हमेशा देखने को मिलेगा आपको मून का। क्योंकि मून जितना टाइम लगाती है एक चक्कर मारने में अर्थ के, उतना ही टाइम आपका रोटेशन में लगाती है। तो कोई भी एक प्लेस से आप ओनली सेम फेस, मतलब जिस जगह से जो फेस ऑफ मून दिखता है वही फेस ऑफ मून आपको हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग बात कर ली फेस ऑफ मून। फेस ऑफ मून हम लोग देखते हैं जो, वो एक ही में देखने को मिलेगा आपको हर जगह ऑफ अर्थ से। उसका रीजन हमने देख लिया, आपका रोटेशन और रेवोल्यूशन, दोनों में ही 27 दिन का समय लेती है मून, ठीक है। ये छोटी सी बात हम लोग को यहाँ पे समझ में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब कोई पूछेगा कि मून में क्या लाइफ हो सकता है, क्या लाइफ पॉसिबल है? तो आप कहेंगे लाइफ का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं मून में, कंडीशन आपके फेवरेबल है नहीं। और ये देखिए, मून की आप पिक्चर देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी आपको कई सारे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपके माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, वैलीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। और डिप्रेशंस, मेनली आपके डिप्रेशंस, वैली तो क्या कह रहा हूँ, नदी थोड़ी ना है, वैली नहीं, माउंटेन्स देखने को मिलेगा और डिप्रेशंस देखने को मिलेगा। माउंटेन्स और डिप्रेशंस देखने को मिलेगा, और ये सारे माउंटेन्स आपके आपके मून पे ऐसे तो काले काले शैडो बनाते हैं, आपके क्या काले काले शैडो बनाएंगे, ठीक है। ये भी हम लोग मून में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग मून के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग इक्लिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। भाई आपका ये हमारा सन है, ठीक है। अब ये हमारा अर्थ है और ये आपका मून है। तो जब अर्थ आपका सन और मून के बीच में आ जाता है तब उसे लूनर इक्लिप्स कहते हैं। लूनर इक्लिप्स हमने देखा भी था इससे पहले, सोलर इक्लिप्स जब पढ़ रहे थे तब हमने थोड़ा लूनर इक्लिप्स भी देख लिया था। और ये देख लिया था लूनर इक्लिप्स जो होता है वो हमेशा क्या फुल मून डे पे होता है, आपका फुल मून डे पे होता है लूनर इक्लिप्स, और सोलर इक्लिप्स हमेशा न्यू मून डे पे होता है। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इक्लिप्स के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा टाइड्स की बात करते हैं। टाइड जानने से पहले यहाँ पे देखिए, आप मून की फोटो यहाँ पे दिख रही है ना, तो इस फोटो में आपका यहाँ पे जो डार्क स्पॉट है
मून में एक डार्क स्पॉट है जिसको हम लोग सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी बोलते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज अ डार्क स्पॉट ऑन द मून। अब जैसे मून का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक जगह आपका हाई टाइड आता है, मतलब समंदर का जो आपका सी का वाटर है, सी का वाटर है ऐसे ऊपर नीचे जाता है। तो जब ये सी का वाटर ऊपर होगा तब इसको हाई टाइड बोलेंगे। एक जगह हाई टाइड होगा तो दूसरी जगह अर्थ में कहीं पे आपका लो टाइड हो रहा होगा। तो ऐसे हाई टाइड और लो टाइड आता है बिकॉज ऑफ मून्स ग्रेविटेशन। अच्छा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि भाई अर्थ के कंपैरिजन में आपका मून कहां पर है। ये अर्थ है, ये हमारा मून है, देखिए आपका मून चक्कर लगा रहा है अर्थ के। तो ये जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है मून का, ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो एरिया अगर सबसे पास जब होता है मून अर्थ के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिजी पोजीशन। पेरिजी पोजीशन। और अगर मान लेते हैं मून सबसे ज्यादा दूर कहां पे होगा, जैसे ये वाला पॉइंट मान लेते हैं सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपोजी पोजीशन। एपोजी पोजीशन बोला जाता है। तो पेरिजी और एपोजी पोजीशन देखा हमने। तो टाइड, जो हाई टाइड होता है उसका आपका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, तो आपका मैक्सिमम हाई टाइड आपको देखने को मिलेगा जब आपका मून आपके सबसे पास होगा, यानी कि पेरिजी पोजीशन पे। एपोजी पोजीशन पे इतना अच्छा, मतलब इतना स्ट्रांग आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि टाइड की जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मस्ट बी मिनिमम। तो एक चीज समझ में आ गई हमें, पेरिजी पोजीशन में ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड की, ठीक है। हमने देख लिया कि पेरिजी में ज्यादा होता है, एपोजी में ज्यादा होता है। ये तो हम लोगों ने बात कर ली मून का पोजीशन अर्थ के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी एक चीज हम लोग नोटिस करेंगे हम लोग कि आपका एक होता है स्प्रिंग टाइड, एक होता है नीप टाइड। नीप टाइड में आपका जो होता है, जब आपका ये जो क्वार्टर मून देखने को मिलेगा, आपको मून का आधा हिस्सा देखने को मिलेगा। और स्प्रिंग टाइड तब होता है जब न्यू मून और फुल मून देखने को मिले आपको। तो जब आपका न्यू मून फुल मून देखने को मिलता है तब आपका टाइड जो है इतना ज्यादा हाई नहीं होता, मतलब हाई टाइड इतना हाई नहीं होता। वैसे तो मतलब एक जगह हाई टाइड होगा, एक जगह लो टाइड होगा, एक जगह हाई होगा, एक जगह लो होगा, ठीक है ना। लेकिन जब ऐसा न्यू मून और फुल मून का पोजीशन होता है, यानी कि न्यू मून और फुल मून का पोजीशन होता है, उस समय जो हाई टाइड लो टाइड होता है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता नहीं है। तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। मतलब हाई टाइड इतना हाई नहीं होता और लो टाइड इतना लो नहीं होता। लेकिन जब नीप टाइड होता है, यानी कि जब आपका क्वार्टर मून होता है, ऐसा 50% मून दिखेगा आपको। जब आपका क्वार्टर मून होता है, क्वार्टर मून का सिचुएशन होता है, यानी कि आपका सन अर्थ और जो मून है आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं ना। तो जब ये 90 डिग्री का कोण बना रहे होते हैं तब जो मून होता है उसको बोलते हैं क्वार्टर मून। और ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम आपका जो टाइड की जो हाइट होती है सबसे ज्यादा होती है, टाइड की हाइट सबसे मैक्सिमम होती है, सबसे मैक्सिमम टाइड देखने को मिलता है। और इसी टाइड को बोलते हैं हम लोग नीप टाइड। और ड्यूरिंग नीप टाइड आपका जो टाइड जनरेटिंग फोर्स है, आपका जो फोर्स है जो टाइड जनरेट करता है, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिलेगा। तो सबसे ज्यादा टाइड आपको कब देखने को मिलेगा, जब आपको ऐसा क्वार्टर मून का सिचुएशन देखने को कब मिले, ड्यूरिंग पेरिजी। क्वार्टर मून का सिचुएशन ड्यूरिंग पेरिजी देखने को मिलेगा, तब हमें सबसे ज्यादा हाई टाइड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग को क्लियर हो गई। कुछ और बातें, अगर ग्रेविटेशन की बात करें, मून का ग्रेविटेशन अर्थ के ग्रेविटेशन का 1/6 है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। अच्छा, ब्लड मून एक सिचुएशन होता है जब आपका टोटल लूनर इक्लिप्स होता है, तो आप मून की तरफ अगर देखेंगे तो लाल लाल कलर का मून देखने को मिलता है, ठीक है। जब बिल्कुल एकदम जहां पे टोटल लूनर इक्लिप्स आपको दिखेगा वहां पे ब्लड मून दिखेगा, ठीक है। ड्यूरिंग लूनर इक्लिप्स अर्थ लाइन्स अप बिटवीन सन एंड द मून ब्लॉकिंग द सन्स लाइट एंड कास्टिंग ए शैडो। ये बेसिकली क्यों होता है, आपका बेसिकली स्कैटरिंग की वजह से होता है। स्कैटरिंग फेनोमेनन की वजह से ऐसा शो होता है आपका लाल कलर का ब्लड मून। तो बस इतना ही काफी है, इसमें ज्यादा हम लोग को जानना नहीं है। बात करेंगे हम लोग एस्टेरॉइड्स की, ठीक है। तो अब एस्टेरॉइड्स हम लोग देखते हैं, सन के पास आपका मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर होता है ना। तो इन दोनों के बीच का, मार्स और जुपिटर के बीच में एक आपका बेल्ट होता है जहां पे आपको ऐसे एस्टेरॉइड्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब एस्टेरॉइड्स भी आपके सन के चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स के जैसे ही। तो एस्टेरॉइड ये आपके रॉकी होते हैं, एयरलेस रिमेन्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अवर सोलर सिस्टम। जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तब हमारा सन बनता है, आपके प्लैनेट्स बनते हैं, ठीक है। उसी समय ये छोटे छोटे पार्टिकल्स भी बने और वो ऑर्बिट करने लगे सन के, लेकिन उनको प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन उनका फॉर्मेशन प्लैनेट के जैसे ही होता है, ठीक है। तो
आपके 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारे जो प्लैनेट्स बन के तैयार होते हैं, उसी समय आपके एस्टेरॉइड्स भी बन के तैयार होंगे। ये भी प्लैनेट्स की तरह चक्कर लगाते हैं सन का, तो एक प्रकार के ये आपके माइनर प्लैनेट्स भी इनको बोल सकते हैं। और ये इस बेल्ट में आपका मेनली पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में जो आपका बेल्ट है, इसको एस्टेरॉइड बेल्ट भी बोला जाता है, एस्टेरॉइड बेल्ट भी बोला जाता है। यहाँ पे एस्टेरॉइड आपको मिलेंगे, कहीं तो बहुत बड़े बड़े होते हैं आप देख रहे हैं फोटो में, और कहीं छोटे छोटे भी होते हैं। तो बहुत सारे साइजेस में आपको ऐसे एस्ट्रॉइड्स देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया भी है, सम एस्ट्रॉइड्स आर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स इन डायमीटर बट मेनी आर स्मॉल एज पेबल्स। कंकड़ पत्थर के जैसे साइज के भी एस्ट्रॉइड देखने को मिलेंगे। शेप, ये प्लैनेट्स की तरह राउंड नहीं होते, तो ये एक डिफरेंस हो गया ना प्लैनेट का। ये आपके इरेगुलर शेप के होते हैं, ये आपके बेसिकली इरेगुलर शेप के होते हैं, इसलिए प्लैनेट्स नहीं बोल सकते इनको आप, है ना। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। सारे जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो बेसिकली रॉक्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स, क्ले, मेटल और निकल आयरन की मात्रा भी यहाँ पे कई बार पाई गई है, क्योंकि हमारे अर्थ में भी आप निकल और आयरन देखने को मिलेगा आपको। और तो बेसिकली ये भी एक तरीके से हमारे प्लेनेट जैसा ही है एस्ट्रॉइड, तो यहाँ भी आपको निकल आयरन देखने को मिलेगा, कहीं और मेटल्स मिलेगा, क्ले मिलेगा, रॉक्स मिलेगा। तो सिमिलर कंपोजिशन भी देखने को मिलता है कई बार आपका, हमारे अर्थ से कंपोजिशन कई बार सिमिलर भी हमें देखने को मिला है। तो ये बात होगी एस्ट्रॉइड की। तो अब एस्ट्रॉइड बेल्ट के अलावा भी कहीं देखने को मिला है क्या? आपका सन के अलावा पास आप देख रहे हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर आपका बड़ा सा जुपिटर, बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, इसके अलावा जुपिटर के लैग्रेंज पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट होता है आपके प्लेनेट का, तो लैग्रेंज पॉइंट के पास भी कुछ आपके एस्ट्रॉइड देखने को मिलते हैं। आपके एस्ट्रॉइड देखने को मिला है जुपिटर के लैग्रेंज पॉइंट के पास, और इन एस्ट्रॉइड को स्पेशल नाम दिया गया है। जुपिटर के पास जो है इनको बोला गया है ट्रोजन्स, इनको बोला गया है ट्रोजन्स। ठीक है, ये स्पेशल एस्ट्रॉइड्स हैं जो जुपिटर के लैग्रेंज पॉइंट के पास जो एस्ट्रॉइड्स पाए गए हैं उनको ट्रोजन्स बोला गया। चलो सोलर सिस्टम के अगले मेंबर की ओर चलते हैं, ये है आपके कॉमेट्स। ठीक है, कॉमेट्स होते क्या है? आइसी स्मॉल बॉडीज, आइस से बने हुए छोटे छोटे बॉडीज होते हैं जो सन के आपके चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, ये आपके फ्रोजन गैसेस से बने होते हैं, रॉक और डस्ट से बने होते हैं, जैसे कि मतलब मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स भी हमने देखा था ये सेम चीज में। तो अच्छा, ये आपका जब आपका फॉर्मेशन हुआ था सोलर सिस्टम का 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ये भी आपके उसी समय बने जिस समय एस्ट्रॉइड, प्लैनेट्स और सब कुछ बनते हैं, उसी समय हमारा कॉमेट्स भी बनते हैं। ठीक है, अब कॉमेट्स अलग कैसे है? कॉमेट्स में कुछ खासियतें होती हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बारे में अभी चर्चा करते हैं हम लोग। कॉमेट्स ऐसे घूमते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन कॉमेट्स जब आपके सन के काफी पास आ जाते हैं, भाई सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, ये हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये घूमते हैं। और कभी कभी जब सन के ये पास आ जाते हैं तब ये इनमें जागृति होती है। कैसे? आपके जो गैसेस है ना, जो आपके ठंडे गैसेस बने होते हैं वो थोड़े से रिलीज होने लगते हैं, गैसेस रिलीज करने लगता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं आउट गैसिंग। कब होता है? जब ये कॉमेट आपके सन के पास है, जब आपका घूमते घूमते ये सन के पास आया, तब इसमें ऐसे मतलब ऐसे सिचुएशन होता है कि इसका जो गैसेस हैं वो रिलीज होने लगते हैं। तो जैसे प्लेनेट पहले आपका कॉमेट ऐसे घूम रहा था, उसके बाद जैसे ही सन के पास आया, इस प्लेनेट के आसपास एक एटमॉस्फेयर सा बनने लग गया, गैस का एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये जो इसके सेंटर वाला जो रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द कॉमेट। और इसके आसपास जो एटमॉस्फेयर बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग कोमा। और ये कोमा कभी कभी लंबा ऐसे स्ट्रीक बना लेता है, टेल बना लेता है, इसको बोलते हैं आपको टेल। ये आपको टेल दिख रहा है, कॉमेट है, कॉमेट का टेल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। दूसरा पेन अगर लूं मैं तो ये देखिए, ये आपका कॉमेट है, ये कॉमेट के आसपास आपका ये आपका क्या होगा? कोमा होगा। और ये जो लंबा सा पूंछ बन रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग टेल। तो तीन पार्ट होते हैं कॉमेट के, न्यूक्लियस होता है, कोमा होता है और टेल होता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इट क्रिएट्स अ कोमा और एटमॉस्फेयर अराउंड द न्यूक्लियस, यही बात तो डिस्कस करी। द कोमा कैन समटाइम्स हैव अ टेल और गैस और डस्ट का होता है जो टेल बना ना, आपने जो देख रहे हैं स्ट्रीक देख रहे हैं आप। ठीक है, देखिए इरेज कर दिया हमने। अब देखिए ये जो है आपका जो कॉमेट के आसपास ये जो आप स्ट्रीक देख रहे हैं लंबा सा ब्लू कलर का, इसे ही तो टेल बोलते हैं। और ये आपका काफी लंबा हो सकता है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर इसकी लेंथ हो सकती है। ठीक है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, काफी लंबा टेल हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें हमने समझी, ये डिफरेंस भी समझ में आया क्यों प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड से ये अलग है। अच्छा, अब प्लैनेट तीन प्रकार के हो सकते हैं। शॉर्ट पीरियड प्लैनेट्स जो 200 हर 200 साल में एक बार हम लोग को दिख जाए। ठीक है, लॉन्ग पीरियड प्लैनेट्स 200 से भी ज्यादा समय लगता है, ईयर्स क्या ज्यादा समय लगता है, उसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स। और सिंगल एपरीशन कॉमेट्स होते हैं,
ये कॉमेट्स होते हैं सन के आसपास चक्कर नहीं लगाते, बस घूमते टहलते एक बार हमारे सोलर सिस्टम का चक्कर लगा दिया, उसके बाद दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेनली देखा जाए तो ये तो सिंगल एपरिशन कॉमेट जो है, ये तो आप कह सकते हैं कि सन का चक्कर लगाते ही नहीं है, लेकिन सन का चक्कर लगाते हैं ये लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स। अब हम लोग ये जो बात करते हैं जो कॉमेट से पाए कहां जाते हैं, तो दो मेन बेल्ट होते हैं, एक होता है आपका कुइपर बेल्ट, एक होता है द ऊट क्लाउड। ये हम लोग देख रहे हैं हमारा सन, ये हमारा अर्थ, ये आपका सोलर सिस्टम, अलग अलग प्लैनेट्स। इसी के बाहर हमारा कुपियर बेल्ट मिलेगा, आपको कुपियर बेल्ट मिलेगा नेपच्यून से आगे, वाइट डिस्क बियॉन्ड नेपच्यून्स ऑर्बिट। नेपच्यून हमारा आखिरी प्लैनेट है, उसके बाद मिलेगा आपको कुपियर बेल्ट। ठीक है, यहां पर आपको मिल जाएंगे कॉमेट्स, यहां पे घूमते हुए कॉमेट्स मिलेंगे। ठीक है, ये आपके शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स बेसिकली होते हैं। ठीक है, अच्छा और रीजन कौन सा है? अब ये तो सोलर सिस्टम के बाहर चले गए ना, अब सोलर सिस्टम के बाहर एक और एरिया होता है, यहां आप डायग्राम में देखिए, ऊट क्लाउड। ऊट क्लाउड होता है, तो ये ऊट क्लाउड होता है स्फीयरिकल क्लाउड ऑफ आइसी बॉडीज दैट एक्सटेंड आउटसाइड द कुइपियर बेल्ट। तो कुइपियर बेल्ट के बाहर एक और आपका एरिया होता है जिसको बोलते हैं ऊट क्लाउड, यहां भी आपको कॉमेट्स देखने को मिलते हैं। कॉमेट्स फ्रॉम ऊट क्लाउड आर लॉन्ग पीरियड कॉमेट। ऊट क्लाउड देखिए दूर है ना हमारे सोलर सिस्टम से, देखिए कितना दूर है, तो यहां पे जो कॉमेट्स मिलेंगे वो आपके लॉन्ग पीरियड में होंगे, कुइपियर बेल्ट में जो मिलेंगे वो शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स मिलेंगे। आई होप ये तो क्रिस्टल क्लियर हो ही गया होगा ये बात। अब मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? आपके कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जो आपके सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं, कभी कभी ये प्लैनेट के अंदर एंटर करते हैं, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाते हैं। मीटेरॉइड्स आर एक्सट्रीमली कॉमन थ्रू आउट द सोलर सिस्टम, स्पेशली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड माइक्रोमीटेरॉइड्स। माइक्रोमीटेरॉइड्स बहुत ही छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, वो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर एंटर कर जाएंगे व्हेन मीटेरॉइड्स, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे हैं, एंटर करने से पहले इसको बोलते हैं हम लोग मीटेरॉइड्स। एंटर द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर एट हाई स्पीड। जब हम लोग ये लोग एंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो काफी हाई स्पीड से एंटर करते हैं, जिससे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से आग लगती है, दे बर्न अप। और जैसे आग का गोला दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, ये आग के गोले बरसाने लग जाते हैं ये लोग। ठीक है, यहां देखिए आग का गोला दिख रहा है आपको, ये तो ये आग का गोला जो बन के एंटर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, दे क्रिएट फायर बॉल्स और शूटिंग स्टार्स कॉल्ड मीटियोर्स। ठीक है, इसको इनको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में आप ऐसे शूटिंग स्टार की तरह बोलते हैं, तो ये गिरते हुए जो आपके रॉक के पार्टिकल्स है जो जलता हुआ एंटर करता है, इसी को बोलते हैं मीटियोर्स। जो रॉक है उसको बोलते हैं मीटियोरॉइड्स, लेकिन जब ये ऐसे आग का गोला बन के एंटर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इनको बोलते हैं मीटियोर्स। मीटियोर्स आर स्ट्रीक्स ऑफ लाइट, ये लाइट के स्ट्रीक्स है, जो आपको ऐसे स्ट्रीक्स ऑफ लाइट दिखेंगे आप एंटर करते हुए। तो दीज आर स्टिक्स ऑफ लाइट इन द स्काई कॉज्ड बाय मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स के द्वारा होते हैं क्रैशिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो डिफरेंस समझ में आया? मीटेरॉइड्स वो होते हैं रॉक पार्टिकल्स, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो उनको मीटियोर्स बोलते हैं। जलते हुए जो स्ट्रीक ऑफ लाइट है इनको बोलते हैं मीटियोर्स। ठीक है, और जो रॉक पार्टिकल है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मीटेरॉइड्स। ठीक है, आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने सोलर सिस्टम का पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स और यूनिवर्स कंप्लीट कर दिया था। तो आज के लिए यही इतना ही हमारा लेक्चर, मिलते हैं दोबारा कल।